स्टार्ट अब। हाँ बच्चों, कल क्या लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था, जीएसटी का बेसिक आइडिया लिया था। ठीक है, अब आप अपनी बुक ये वाली इंस्टीट्यूट वाली फर्स्ट मॉड्यूल निकाल लीजिए। एक बार चैप्टर पर आओ। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। ये आपको अभी नहीं करना है। आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? सेकंड। इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब सारा चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो इंट्रोडक्शन वाली बात तो अपने आप ही क्या हो जाती है कवर। कोई थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो मैं लास्ट में कर लूँगा। तो जीएसटी इन इंडिया चैप्टर 1 जो है एन इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम लास्ट में करेंगे। हमने डीटी का भी ऐसे नहीं किया, फर्स्ट चैप्टर अभी भी उसको हम लास्ट में करेंगे। ऑलमोस्ट वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब सेकंड चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी। हमने करना सेकंड चैप्टर ही है, लेकिन एक बार आप थर्ड चैप्टर में पेज नंबर आओ। थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 3.9 पर आओ। थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 3.9। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। पहले तो मुझे ये बताओ सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी। मान लो कि मैंने राजस्थान से राजस्थान में ही सेल की है। राजस्थान से कहाँ सेल की है? राजस्थान में। कितने रुपए की? 1 लाख की। और जीएसटी की रेट है 18%। तो 9% तो क्या लगेगा? सीजीएसटी। और 9% ही क्या लगेगा? एसजीएसटी। तो कितना? 9000 और 9000 कितने का आएगा? 1,18,000। कितना आएगा? 1,18,000। इसमें मार्क कर देना। उसके बाद यही सेल अगर मैंने राजस्थान टू यूपी करी होती तो क्या होता? क्या लगता? आईजीएसटी सीधा 18%। आईजीएसटी इज एग्जैक्टली डबल ऑफ सीजीएसटी। ये क्या लगता? आईजीएसटी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनकर बताना, ये पैसा किसको जाता है? स्टेट को या सेंटर को? सेंटर को। ये पैसा किसको जाता है? स्टेट को। ये पैसा किसको जाता है? स्टेट को। ठीक है, ये किस गवर्नमेंट को जाएगा? ये सेल थी राजस्थान टू राजस्थान। ये किस गवर्नमेंट को जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। ये किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। राज्य कौन सा? जहां से सेल हुई है या जहां कंज्यूम होगा? जहां कंज्यूम होगा। तो यहाँ तो कंज्यूम भी किसमें होगा? राजस्थान। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब आओ यहाँ पर, ये आईजीएसटी है, ये किसमें जाएगा? ये एक बार कलेक्ट तो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन बटेगा किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट? राजस्थान टू यूपी से। तो किस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? यूपी। ये किस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा? यूपी को। अब 3 एक्ट बने हुए हैं, वास्तव में 3 नहीं है, 30 से ऊपर एक्ट है जीएसटी में। कितने से ऊपर एक्ट है? 30 से ऊपर एक्ट। सभी स्टेट्स का एसजीएसटी एक्ट है। राजस्थान का अलग है, यूपी का अलग है, हरियाणा का अलग है। सभी स्टेट्स का एसजीएसटी एक्ट अलग है और यूनियन टेरिटरीज का भी अलग है। A to Z स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का एसजीएसटी एक्ट है। और एक क्या है? सीजीएसटी एक्ट। और एक क्या है? आईजीएसटी एक्ट। इसके अलावा एक कंपनसेशन एक्ट और है, उसके बारे में मैं बहुत लेट बात करूंगा। ठीक है, तो एक बार के लिए ये मानो कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिस्पेक्टिव स्टेट या यूटी जीएसटी एक्ट है। स्टेट जीएसटी एक्ट या यूटी समझते हो ना? यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी है यूनियन टेरिटरी? टोटल कितनी है? चलो ये बता दो। 8 है क्या? इसके 8 है क्या? लद्दाख के बाद 8। तो सभी स्टेट्स के या तो स्टेट जीएसटी एक्ट है या क्या है? यूटी जीएसटी एक्ट। दिल्ली और पुदुचेरी, जिसका नाम अभी कल परसों फिर बदल के कुछ और कर दिया। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के स्टेट एक्ट ही है, ना कि कौन से एक्ट है? यूटी जीएसटी एक्ट। दिल्ली और पुदुचेरी के क्या है? स्टेट ही एक्ट है। ठीक है, तो सभी स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के, यूनियन टेरिटरी में किसको छोड़ दिया जाएगा? दिल्ली और क्योंकि इनकी खुद की अपनी क्या है, असेंबली है, तो इनकी खुद की असेंबली है, इसलिए उन्होंने स्टेट जीएसटी एक्ट पे, समझ लो यूटी जीएसटी एक्ट और स्टेट जीएसटी एक्ट एक ही बात है, बस जहाँ पर यूनियन टेरिटरी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंडिया का, वहाँ पर यूटी जीएसटी एक्ट है और बाकियों में क्या है
SGST एक्ट। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर क्या है, CGST एक्ट, और इंटरस्टेट के लिए क्या है, IGST एक्ट। तो ये किस एक्ट की वजह से लगता है, IGST एक्ट की वजह से, ये CGST, ये SGST। अब हम ये पढ़ने से रहे राजस्थान का कौन सा है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डिट्टो कैसे लिखे हुए हैं, जो CGST एक्ट में लिखा हुआ है वही किन में लिखा हुआ है, स्टेट एक्ट में। जो CGST एक्ट में लिखा हुआ है वैसा का वैसे किस में लिखा हुआ है, स्टेट एक्ट में। और स्टेट एक्ट आप लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, आप कहाँ का पढ़ लोगे, राजस्थान का, ICAI राजस्थान का है या ऑल ओवर इंडिया का है। तो स्टेट एक्ट्स कभी भी सिलेबस में नहीं डाले जा सकते, तो हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, CGST एक्ट। और IGST मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सब सेम लाइंस पर लिखे हुए हैं, सभी स्टेट्स ने वही एक्ट लिखे हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखे हुए हैं। तो ये लेकिन लिखे क्या हुए हैं, सेम लाइन पर लिखे हुए हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, CGST एक्ट। तो अब मैं ऊपर ये जो लाइन पढ़ रहा था इसलिए मैंने बोली, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST वाला भले ही आप याद मत रखना, सही है क्या, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST का सेक्शन कौन सा है, 5, और CGST का सेक्शन कौन सा है, 9। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट, सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट। तो पहला आपको आज सबसे पहले कौन सा सेक्शन एक पढ़ा रहा हूँ मैं, 9। किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, थर्ड चैप्टर में। लेकिन हमें अभी स्टार्ट कौन सा करना है, सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर में मैं क्यों आ गया अचानक से मैं तुम्हें बताऊंगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब क्या है, इस लाइन को छोड़ो आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है नालायक, इसका मतलब क्या है, 2 बड़ा या 1, मतलब अगर 2 में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया गया तो 2 की चलेगी या 1 की चलेगी, 2 की चलेगी। और अगर ऐसे लिखा होता है नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2, तब क्या होता है, ये बड़ा। तो 2 बड़ा या 1, 2, क्यों 2 बड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। तो पहले 2 में अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा गया तो हम किसकी मानेंगे, 2 की, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड CGST एक्ट, सी को अंडरलाइन करो, सेंट्रल को। SGST क्यों नहीं लिखाया, हम पढ़ी कौन सा रहे हैं, CGST एक्ट। SGST हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो जितना CGST लगता है उतना ही अगर राजस्थान में बैठे हो तो क्या लगता है, RGST, ठीक, मतलब SGST राजस्थान वाले क्या बोलेंगे, RGST राजस्थान GST, ठीक है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वहां पर सिर्फ क्या लिखा होगा, CGST। तो एक टैक्स लगाया जाएगा, देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन ऑल इंट्रास्टेट, सेंट्रल ये भी किस पर लगता है, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट को अंडरलाइन करो, इंट्रा का मतलब राजस्थान टू राजस्थान, यूपी टू यूपी। देखो मैं पढ़ा रहा हूं अभी चार्जिंग सेक्शन, कोई भी टैक्स लो बना दिया जाए, बिल्कुल अच्छा बना दिया जाए, और कहीं ये लिखा ही ना हो कि टैक्स लगेगा, तो क्या होगा, मैं बोल दूं कि इस चीज पर टैक्स की रेट कितनी है, कपड़े पर टैक्स की रेट 5% है, लोग कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या देना है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टैक्स की रेट लगाई है, सब कुछ है, देना है कहाँ लिखा हुआ है। तो पहले मैं चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहा हूँ, पहले मैं इस सेक्शन को क्या बोलते हैं हम, चार्जिंग सेक्शन। अब टैक्स में भी हर हेड में क्या पढ़ते थे, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो गुड्स की सप्लाई हो या सर्विस की सप्लाई हो या दोनों की कैसे हो सकती, जैसे इसका कपड़े का ही काम है, तो बहुत बार ऐसा होता होगा, ये कहते होंगे कि हम कपड़ा तुम्हारे, इनका कपड़ा बाहर जाता है बीकानेर से, तो हम पहुंचवा देंगे, और वो रुपए किसके लेते होंगे, गुड्स के अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लेते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी तो दी। एक ही ट्रांजेक्शन में बोल रहा हूं मैं, गुड्स और सर्विसेज और बहुत। एक तो होता है कि होंडा कंपनी है, सर्विस भी देती है और गुड्स भी देती है, लेकिन वो सेपरेट ट्रांजेक्शन है। एक ही ट्रांजेक्शन में क्या हो सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज। जैसे एसी बेचने वाला क्या बोलता है कि इंस्टॉलेशन भी हम करवा देंगे, बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे नहीं बोलते, बट इन केस वो बोलते हैं तब क्या होता है। आप हमारा एग्जांपल ले लो, हम आपको गुड्स भी बेच रहे हैं, एक किताब तो बेचते हैं, फीस के अंदर इंक्लूड ही होते हैं ना बुक के रुपए, जब आपको स्पाइरल देते हैं तो गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। और बोथ एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक, किस पर जीएसटी नहीं लगेगा। आप अभी मैं अलग से बात करूंगा, आप यहाँ समझना, इस पर टैक्स नहीं लगते, इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगते हैं, लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
मैं बना रहा हूँ सैनिटाइजर, उसमें लिकर की जरूरत होगी, तो जो मुझे लिकर बेचेगा क्या जीएसटी लगेगा? यस लगेगा, बिकॉज मैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा हूँ, ठेकों पर जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी जो स्पिरिट और आपको जहां पर अल्कोहल की जरूरत होती है वहां पर क्या, अल्कोहल पर जीएसटी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सिर्फ जीएसटी से बाहर है। अभी मैं बात करता हूं ऐसा क्यों है, लेकिन समझ रहे हो ना, इतनी डिटेल में नहीं आएगा आपके कि अल्कोहल सीधा बेच दिया तो जीएसटी लगेगा। अगर अल्कोहलिक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर बेची जा रही है तभी जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सब जगह लगेगा। ठीक है। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, किस वैल्यू पर लगेगा? देखो अभी इस सेक्शन से ही मैं सारा आपको पढ़ाऊंगा। इसमें चैप्टर, लास्ट चैप्टर देखो वैल्यू का है। ऑन द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, पेज नंबर आओ आप 5.47। आज थोड़ा सा ऐसे अब्रप्टली इधर उधर जाऊंगा मैं, कभी किसी पेज पर कभी किसी पेज पर। आप आओ प्लीज 5.47, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें आओ अब, इस चैप्टर में आप पेज नंबर 5.52, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन 15 मिला आपको। तो जीएसटी की रेट हम बता भी देंगे तो उस रेट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? वैल्यू से। तो वैल्यू कैसे आएगी? अब वो किसके हिसाब से आएगी? सेक्शन 15 से। तो अभी हम सेक्शन 15 नहीं पढ़ सकते, मैं आपके माइंड में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे इसने कपड़ा बेचा और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी ले लिए, वेट करने के चार्जेस भी ले लिए, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस भी ले लिए, तो जीएसटी किस पर लगेगा? सारों को जोड़कर, या सिर्फ कपड़े पर, या सिर्फ कपड़े प्लस ट्रांसपोर्टेशन पर? या मान लो हमारी कोचिंग है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने, अब मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपने हमें फीस लेट दी है तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। आपको कोई कोरोना था, हम क्या कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं इंटरेस्ट तो लगेगा। तो क्या सिर्फ फीस पर ही लगेगा या इंटरेस्ट पर लगेगा? या मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप एब्सेंट रहोगे, बड़े स्कूल्स में पता है क्या होता है, एब्सेंटीज्म को डिस्करेज करने के लिए क्या बोला जाता है कि आपको डेली जितने दिन एब्सेंट रहोगे उस दिन पर डे के हिसाब से इतने रुपए देने पड़ेंगे ताकि बच्चे एब्सेंट ना रहे। तो मैं फीस पर ही लूंगा या फीस प्लस एब्सेंट के लिए जो रुपए लिए वो लिए। या मैंने बोला कि आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, आपके बेकार आए तो आप मुझे कोई रुपए या कोई गिफ्ट या कोई पिज्जा खिलाओगे या चॉकलेट खिलाओगे। तो क्या मैं फीस वाले पार्ट पर ही लूँ या चॉकलेट वाले पार्ट पर? ये सब बातें किस में कवर होगी? सेक्शन 15 में। अभी हम सेक्शन 9 में क्या पढ़ रहे हैं, किस वैल्यू पर लगेगा? जो सेक्शन 15 में। तो मैं आपको सिर्फ सेक्शन 15 का रेलेवेंस बताना चाहता हूं। अभी हम सिर्फ किस पर रहेंगे अपने आप को? 9 पे। अब एक होता नलायक तो अब तक क्या है, माथा खा जाता डाउट पूछ के। ठीक है, चलो 3.9 देखो, मैंने कभी ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि ये चीज़ रहेगी वो चीज़ रहेगी, लेकिन टाइम आने पर, ठीक है, ऐसे अचानक से बीच में कहा 15 पे, तो मैं तो अभी वापस 3.9 पर आ जाओ। अब ये सेक्शन 15 आप समझ रहे हो ना, आपको एक बार इग्नोर ही करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 15 जब तक नहीं आता इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आएगा। बस ठीक है, वैल्यू कौन सी लेंगे? जो सेक्शन 15 में, बट हमें सेक्शन 15 आता ही नहीं, उसमें किसको जोड़ा जाए किसको नहीं जोड़ा जाए, डिस्काउंट का क्या होगा, ये सब बातें बाद में करेंगे। या हमने पहले 5 लाख में, जैसे मैंने आपको बोला कि फीस कितनी है 50,000 है, आपने लास्ट में देते समय मुझे 2,000 कम दे दिए, तो क्या पूरे 50 पर लगेंगे या 48 पर लगेंगे? वो सब बातें किस में होगी? सेक्शन 15। एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%, अंडरलाइन कीजिए, नॉट एक्सीडिंग 20%। 20% इज द एग्जैक्ट रेट या मैक्सिमम रेट? and maximum rate for what? Only for CGST. It means maximum rate will be 40%, 20 towards CGST, 20 towards SGST. आज तक कोई गुड्स ऐसा नहीं है जिस पर 40% लगाई है, लेकिन क्या है, मैक्सिमम किस रेट से लगेगा? 20%. As may be notified by the government on the recommendation of council. ये काउंसिल क्या है मैं आपको अभी 5 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। किस रेट पर लगेगा? जो रेट नोटिफाई करे कौन? गवर्नमेंट। और किसकी रिकमेंडेशन पर? काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है जीएसटी काउंसिल, 2 मिनट में बताता हूँ आप। एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। आप अंडरलाइन और कर लीजिए वर्ड को, टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है। कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सुनना मेरी बात, सेल तो डेली होती है, जीएसटी कब भरा जाए? सेल तो आज भी, क्या आज का जीएसटी आज शाम को? कोई मंथली क्वार्टरली कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, या कब भरा जाए? पहली बात तो सेल होने पर या पैसे आ जाने पर। जैसे मैंने पढ़ाता हूं मैं भाई, एक समर्थ एकमात्र ऐसी कोस्टिंग है, ठीक है, बाकी सभी कोचिंग क्या लेते हैं, फीस कैसे लेते हैं? एडवांस में।
सभी के सभी फीस कैसे लेते हैं एडवांस में। तो एडवांस मिला मुझे आज, पढ़ाया मैंने बाद में, तो क्या होगा, जीएसटी कब बनता है, एडवांस मिलने पर या पढ़ाने पर, या उल्टा कर लो, पढ़ाया मैंने पहले जैसे हमारे केस में और फीस तो मुझे बाद में दोगे, तो मैं जीएसटी पहले भरूं जो मेरे पास आया ही नहीं अभी तक, और आगे तुम्हारी फीस आएगी मेरे पास। तो मैंने बताना पड़ेगा ना कब भरा जाना चाहिए, सेल होने पर, एडवांस होने पर, इस तरह की बातें हम आगे करेंगे। तो इसलिए क्या लिखा है, कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, किस समय लेंगे, कब लेंगे, ये सब तरीका हम आगे प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपके सेकंड मॉड्यूल में आएगा। ठीक है, पेमेंट कैसे करोगे, कैश पेमेंट करोगे या ट्रांसफर करोगे, ये सब चीजें आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, इस पर हमारे 3 चैप्टर है, इस चीज के ऊपर हमारे क्या है 3 चैप्टर है। एंड शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन, और कौन पे करेगा, टैक्सेबल पर्सन। कितने लोगों ने सुना है कि 20 लाख तक जीएसटी एग्जेम्प्ट है, सुना है 20 लाख तक जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है जीएसटी में, अभी सुनना मेरी बात, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 20 लाख तक जीएसटी क्या है एग्जेम्प्ट है। इस लाइन को अंडरलाइन करो, टैक्सेबल पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को अंडरलाइन करो, टैक्सेबल पर्सन को। पेज नंबर आओ 3.6, बिल्कुल बॉटम पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। सेक्शन कौन सा है, 2107, मतलब टैक्सेबल पर्सन का। टैक्सेबल पर्सन का मतलब किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 2 के क्लोज 107 में, बट उसने लिखा क्या, जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है या एक्चुअली रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24। ठीक है, एक बार सेकंड मॉड्यूल लेके सेकंड मॉड्यूल निकालो, 22 पर लिखो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 के साथ लिखो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी गलत, 22 पर नहीं 24 पर लिखो, एरो चेंज कर दो बस, 24 पर लिखो, और 22 पर क्या लिखो, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब जिन बच्चों के पास मॉड्यूल 2 है उसमें चैप्टर 7 देख लेना एक बार, चैप्टर 7 पर पेज नंबर 7.6 पर देखना, सेक्शन 22 और ये सब बाद में आएंगे। लेकिन अब मुझे एक बात बतानी है, अब ध्यान से सुना, इस चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, 40 लाख और मैं भी, जिसको किसी ने सुना हो तो बीच में अभी मत बोलना। ठीक है, एक बार मैं 20 लाख ही बोल रहा हूँ, कुछ स्टेट्स की लिमिट्स कितनी है 40, लेकिन एक बार में 20 लाख, राजस्थान में हमारी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर देगी 40, उससे हम बात करेंगे। इस सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। जिनका टर्नओवर किससे ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, उसको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। तो वो क्या होगा, पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मेरा टर्नओवर 5 लाख का है, सवाल ध्यान से सुन लेना, कैन आई ऑब्टेन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन और नॉट। यस, मैं चाहूं तो मैं वॉलेंटरी क्या ले सकता हूं, रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले सकता हूं। मैं क्या नहीं करता, लूं या ना लूं मेरी मर्जी है, अप टू 20 लाख मेरा गुड्स का काम है। ठीक है, सर्विस में अलग बात करेंगे, मेरा गुड्स का काम है, मैं लूं या ना लूं, क्या हुआ, मैं लूं या ना लूं, क्या हो गया था, लो, मैं लूं या ना लूं वो मेरी मर्जी है, मैं लूं या ना लूं मेरी मर्जी है, बट 20 से ज्यादा होने पर मुझे लेना पड़ता है। ये देखो, ये मेरा टर्नओवर कितना है, ये 20 लाख का थ्रेशोल्ड है, इससे ऊपर मुझे लेना ही होगा यानी। ये बात सेक्शन 22 में लिखी हुई है, बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं एक बार ऊपर से बात कर रहा हूँ। ये बात सेक्शन 22 में लिखी हुई है, और यहां मैं ले सकता हूं यानी, यहां मैं ले सकता हूं यानी,
नॉट कंपल्सरी बट आई कैन स्टिल ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब आप मुझे इस लाइन को पढ़कर बताएंगे कि जीएसटी कौन पे करेगा। लास्ट में लिखा हुआ है टैक्सेबल पर्सन। जीएसटी कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। एक बार आगे सेक्शन को छोड़ दो 22-24, वो आपको बाद में याद हो जाएगी। एक मिनट बस मुझे बोलने दो। पहले तो बताओ सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है? जीएसटी लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इट शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है? हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। 20 लाख से ज्यादा वाले क्या है? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इस वाले इससे कम वाले लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, बट वो एक्चुअली क्या हो जाए? रजिस्टर हो जाए, तो उनको भी क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। 20 लाख की कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अब समझना मेरी बात को, ये इधर आते ही 20 लाख का टर्नओवर पूरा हो गया। अब मैं 20 लाख से कम के टर्नओवर पर हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ मुझे जीएसटी देना है या नहीं? इट डिपेंड्स। कैसे? इफ आई एम टैक्सेबल पर्सन देन जीएसटी इज लाइबल टू बी पेड। और मैं कब टैक्सेबल पर्सन हूँ? इफ आई गेट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। मैंने अपनी इच्छा से क्या ले लिया? रजिस्ट्रेशन ले लिया। मैंने अपनी इच्छा से क्या ले लिया? रजिस्ट्रेशन। दो आई वाज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन 22, बट स्टिल आई गॉट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो भी मुझे क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज आई एम टैक्सेबल पर्सन। क्यों? क्या लिखा हुआ है? हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो मैं आफ्टर 20 होता हूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो मैं क्या बन गया? टैक्सेबल पर्सन। और ईच टैक्सेबल पर्सन इज लाइबल टू बी जीएसटी एज पर सेक्शन 9। पक्का? और 20 के बाद चाहे मैं लूं चाहे मैं ना लूं, मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो हूं। मैं ठीक है, मैंने नहीं लिया, वो मेरे पर जो पेनल्टीज लगेगी वो अलग बात है, लेकिन 20 के बाद मैं क्या हो गया? लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो हो गया। तो 20 लाख से ऊपर वालों को तो क्या करना है? रजिस्ट्रेशन लेना होता है, इसलिए वो तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, तो टैक्सेबल पर्सन नहीं। 20 से कम वाले लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, बट एक्चुअली अगर फिर भी वो रजिस्ट्रेशन ले ले, तो उनको क्या लेना पड़ेगा? अपने कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने कस्टमर से क्या लेना पड़ेगा? जीएसटी, और आगे जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसा कोई 20 लाख की एग्जेम्पशन है क्या कि 20 लाख तक पे नहीं करना? ऐसा नहीं है। 20 लाख तक पे नहीं करना ऐसा नहीं लिखा हुआ है लॉ में। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? जीएसटी विल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन कैसे डिफाइंड है? 2107 में, जो एक्चुअली रजिस्टर्ड है और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। तो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बाद में हम पढ़ेंगे, 20 लाख से ज़्यादा वालों पर हो जाते हैं, लेकिन 20 की जगह कुछ जगह 40 भी है, वो सब बातें बाद में करेंगे। लेकिन एक बार थ्रेशोल्ड 20 मान लो। और 20 से कम वाले हैं, तो अगर उन्होंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उनको भी जीएसटी देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या मुझे जीएसटी पे करना है? क्या ऑब्वियस सी बात है, वो मैं अपने कस्टमर से लूंगा फिर पे करूंगा, लेकिन मुझे पे करना है या नहीं? मेरी बात को सुनना। मैं गुड्स में डील कर रहा हूँ और मेरा टर्नओवर 10 लाख है। आप बोलो येस इफ यू आर रजिस्टर्ड, और नो इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड। 20 लाख से ऊपर है तो यस। क्यों? क्योंकि मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड तो हूँ। पक्का? तो जीएसटी में कोई 20 लाख की छूट है क्या? ऐसे जैसे इनकम टैक्स में तो हम बोल देते हैं 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अच्छा, कुछ बातें क्लियर कर लो। नंबर 1, यहाँ कोई असेसिंग ऑफिसर वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ पूरे लॉ में। इनकम टैक्स में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एओ। यहाँ कोई असेसिंग ऑफिसर वर्ड यूज़ नहीं है। ठीक है। नंबर 2, यहाँ कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है 20 लाख की कि 20 लाख तक एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है। 20 लाख तक एग्जेम्पशन नहीं है। टैक्सेबल पर्सन है तो जीएसटी देना है, और टैक्सेबल पर्सन आपको पता लगे। ठीक है। तो अब देखो 3 सेक्शन मैंने आपको याद करवाने। सेक्शन 9 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 9 में ही क्या वर्ड यूज लिखा हुआ था? कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन किस में है? 2107। टैक्सेबल पर्सन वर्ड किस में यूज हुआ है? 2107। अब सेक्शन 9 में मुझे बताओ क्या क्या लिखा हुआ है? किस पर लगेगा? इंट्रास्टेट। आगे वर्ड बोलना। इंट्रास्टेट क्या होना चाहिए? इंट्रास्टेट सेल्स या सप्लाई? सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंट्रास्टेट सप्लाई इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम सेल। ठीक है, सेल तो बोलेंगे ही नहीं। पुराने समय में सेल्स टैक्स बोलते थे तो व्यापारियों को आज भी क्या याद है? सेल। अब चार्जिंग इवेंट क्या हो गया? सप्लाई। तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। जो सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है ही किसका? सप्लाई का। तो सप्लाई किस में लिखा हुआ है? सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। रेट बताओ मैक्सिमम क्या रहेगी? 20%। ये किसकी रेट है? सीजीएसटी की। तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? 40। ये मैक्सिमम रेट है या एग्जैक्ट रेट है? मैक्सिमम रेट है। इसके बाद में और क्या लिखा हुआ है?
काउंसिल को एक बार छोड़ो, मेन बात क्या है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे से बाहर है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन किसके दायरे से बाहर है? जीएसटी। तो आप बताओ जीएसटी लग सकता है क्या लीकर पर? लग सकता है? मतलब हाँ, लीकर एल्कोहल की बात हुई थी, एल्कोहल बिकता है, लीकर तो जनरली ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होगी। एल्कोहल अगर सैनिटाइजरों में बिक रहा है तब क्या होगा? नहीं लगेगा। लीकर मतलब समझ, मतलब लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बस लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अल्कोहल पर लग सकता है अगर क्या है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। मेडिसिन में आपने कितने लोगों ने सुना है लोग नशे के तौर पर ही कोरेक्स पी लेते हैं, नशा करने के लिए कोरेक्स, किसी ने नहीं सुना? अब हो कितने दो तुम बताओ, लेकिन नशे पक्का सुना तुमने? तो बताओ, तुम ऐसे बच्चों के साथ रहे भी तुम, लोग नशा करने के लिए क्या टिका लेते हैं? कोरेक्स। क्योंकि कोरेक्स में या कोई भी आप देख लेना, कोई भी खांसी की कफ सिरप होंगे ना, उसके अंदर एक लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या होता है आप देख लेना। अल्कोहल, अब आपने अल्कोहल लिया नहीं है, अल्कोहल पीकर भी नींद आती है, और वो कफ सिरप लोगे ना तो भी आपको क्या आएगी? नींद। खांसी जुकाम की ज़्यादातर दवाइयों को आपको लेने के बाद पक्का नींद आएगी, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड एक्सटेंट तक क्या होता है? अल्कोहल। और सैनिटाइजर, अब तो मैं फालतू बात ही क्यों बोलूँ, आपने सुन लिया होगा सैनिटाइजर में क्या यूज़ होता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल अलग कामों में भी बिकता है, वहाँ पर जीएसटी लगेगा, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं लगेगा। ठीक, अब सुनना, लिकर के तौर पर। अब ये बाहर क्यों है? आपके मन में तो क्या आ रही होगी, इस पर तो सबसे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स ही लगता है, इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स ही लगता है। मैं आपको बताता हूँ, जब जीएसटी लगना था तो एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू किससे होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स का लीकर और पेट्रोल। स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू किससे होता है? लीकर और पेट्रोल, लीकर और पेट्रोल से। और लीकर और पेट्रोल सभी स्टेट्स बोले कि ये हमारे अंदर रहने दो, इसको जीएसटी में, मतलब जीएसटी में लाने का मतलब क्या? आधा रेवेन्यू सेंटर ले गया। आधा रेवेन्यू कौन ले गया? सेंटर ले गया। आधा रेवेन्यू कौन ले गया? सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट मानी ही नहीं कि क्या लीकर ही आप ले जाओगे तो हम क्या करेंगे। तो लीकर पर बहुत बड़ी क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी, वैट और सब टैक्सेस लगते हैं, बट वो किसके अंडर में रहेंगे? सेंटर के अंडर में नहीं रहेंगे। लीकर बहुत बड़ा क्या है? रेवेन्यू सोर्स था, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम कहाँ से लेंगे? स्टेट के पास ही रहने दो। तो इसके जितने भी टैक्सेस है वो किसके पास है? स्टेट के पास। अब लीकर पर कैसे स्टेट्स के टैक्स लगते हैं? प्रोडक्शन करते ही क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना, अभी भी वैसे ही चल रहा है। बेचेंगे तो क्या लगेगा? वैट। बेचेंगे तो क्या लगेगा? वैट। और वो किसको जाता है? सारा का सारा। अगर राजस्थान में है तो राजस्थान गवर्नमेंट को, और यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट को। तो लीकर पर आपने देखे ही थे, ठेके सबसे पहले खुले थे। क्यों? सभी स्टेट्स राजी थे, ठेके तो खोल ही दो। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा आ रहा है। किसी स्टेट्स में क्या था? कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और आपने सुना होगा कि शराब के और पेट्रोल के रेट बढ़ाने के लिए लोग केजरीवाल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ना कि मोदी को। दिल्ली में उसने क्या कर दिया था? लीकर के और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए थे। लोग किसको क्रिटिसाइज कर रहे थे? केजरीवाल को, ना कि मोदी को। कारण क्योंकि पेट्रोल और लीकर किसके अंडर में था? केजरीवाल के। या राजस्थान में अगर पेट्रोल और लीकर के रेट बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कौन जिम्मेदार है? राजस्थान गवर्नमेंट, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पक्का। तो लीकर और पेट्रोल किससे बाहर है? जीएसटी से। अब आप ऐसे क्यों मान लेते हैं चुपचाप से? आपके सामने मैंने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, पेट्रोल नाम भी आया। अब इतना अंधविश्वास मत करो। देखो किसी भी आदमी पर, हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, उसमें सिर्फ क्या आया? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो आप पेट्रोल पेट्रोल बोल रहा हूं मैं, आप क्यों मान रहे हो? ऐसे विश्वास ही करना है तो किताब बंद ही कर दो, सीधा ही बोलता हूं। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। पढ़ो, जो स्टार्टिंग कहां से हो रही थी? हाँ, मेरे पे विश्वास नहीं है। मतलब सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 से स्टार्ट हुए थे हम। पढ़ो 2। द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, डीजल आप समझते हैं, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, रिफाइंड जो हमारे पास आता है, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, shall be levied with effect from such date as may be notified by government on the recommendation of council। काउंसिल में बताऊंगा आपको। इन पर जीएसटी लगेगा, यस लगेगा, बट अभी नहीं लगेगा। कब से लगेगा? विद इफेक्ट फ्रॉम दैट नोटिफाइड डेट।
तो इन पर स्टेट्स को कैसे राजी करवाया गया कि अभी हम ना पेट्रोल को छेड़ रहे हैं तुम्हारे और ना ही शराब को। उन्होंने क्या बोला, शराब तो छेड़ोगे ही नहीं, शराब तो छेड़ोगे ही नहीं। और पेट्रोल पर उन्होंने बोला, मैं पहले तुम्हें काउंसिल का मतलब बता देता हूँ। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, ये जनरली पार्लियामेंट से ज़्यादा क्या नहीं हो रहा, गवर्न नहीं हो रहा। ये किससे गवर्न हो रहा है, जीएसटी काउंसिल से। और जीएसटी काउंसिल में कौन बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका क्या होगा, हेड होगा। जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होगा, हेड, और सभी स्टेट रेवेन्यू या फाइनेंस मिनिस्टर उसके क्या होंगे, मेंबर। तो सभी स्टेट्स की उसमें क्या हो जाएगी, मतलब से या भागीदारी हो जाएगी। तो वो उनके बिना, काउंसिल के बिना गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। लिखा हुआ है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो होगी मतलब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, खाली गवर्नमेंट करेगी या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल करेगी। देखो कैसे लिखी हुई है लैंग्वेज, मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। और काउंसिल में सिर्फ एक ही आदमी है सेंटर का, वो कौन, मतलब चेयरपर्सन कौन हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी सभी स्टेट्स की उसमें क्या है, भागीदारी है, वो सभी स्टेट्स के मिनिस्टर उसमें बैठते हैं। तो क्या होगा, उनकी जब तक तय नहीं होगी तो काउंसिल की बात नहीं बनेगी, और काउंसिल की बात नहीं बनेगी तो वो रिकमेंड कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो जीएसटी ऐसे सीधा पार्लियामेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं चल रहा। बहुत सारी जगह इन्होंने लिखवाया स्टेट्स ने कि आप क्या करो, अलग बॉडी बनाओ जो जीएसटी को करेगी, जिनमें स्टेट्स के भी क्या होंगे, अथॉरिटी होगी। तो इनको बोला गया कि हम जीएसटी के दायरे से लिकर को तो तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कभी छेड़ेंगे ही नहीं, लिकर को तो हम प्रॉमिस करते हैं कि कभी छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, उसको तो बाहर ही कर दिया, उसको तो किससे ही बाहर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि लिकर इसमें कवर नहीं होगा। और ये चीजें कब से लगेगी, जब काउंसिल रिकमेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। और काउंसिल ऐसे नहीं है कि कोई क्या है, सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, किसका है वो, उसमें स्टेट्स भी है, सब लोग है। ठीक है, उनके मिलने के बाद उनकी प्रोसेस के थ्रू जब होगी, तो अभी आज की डेट में इन पर भी नहीं लग रहा। अब मुझे नाम सही से याद कराना, खाली पेट्रोल नहीं, जैसे समझाने के लिए हम पेट्रोल बोल देते, पेट्रोलियम क्रूड, फिर डीजल, हाई स्पीड डीजल जिसको, तीसरा मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। तो पेट्रोल से दो रिलेटेड वर्ड है, एक तो क्रूड मतलब कच्चा, और दूसरा मोटर स्पिरिट, और एक क्या है, डीजल। ठीक है, तीन हो गए, दो पेट्रोल के एक डीजल के, जिसको क्या बोला गया है, हाई स्पीड डीजल। उसके बाद नेचुरल गैस, सिर्फ इसमें कौन सी गैस होगी, नेचुरल गैस। इसमें वो सब चीज़ें कवर नहीं होगी जैसे बायोगैस और बनाते हैं, सिर्फ क्या है, नेचुरल गैस। और पांचवा क्या है, एटीएफ। एटीएफ को ऐसे समझ लो कि प्लेन का फ्यूल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऐसे समझ लो कि प्लेन में जो फ्यूल डलता है वो क्या है, एटीएफ। तो इन सब चीज़ों पर क्या है, जीएसटी लगेगा नहीं, या लगेगा बट नोटिफाइड डेट्स। और एल्कोहलिक लिकर पर लगेगा ही, तो उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 2। तो 1 में तो क्या लग गया जीएसटी लग गया, लिकर के अलावा सब पर लग गया। लेकिन हेडिंग कैसे स्टार्ट करती है, सब्जेक्ट टू 2। तो 2 वाले आइटम पर भले ही सेक्शन 1 कुछ भी बोलता रहे, लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, लेकिन कब से लगेगा, जब नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो अभी ये नोटिफाई होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन होगा तब होगा। अब मुझे बताओ सेक्शन 9, अब आपको याद है ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड ये। ठीक है, अब इंट्रास्टेट होना चाहिए, इंट्रास्टेट को भी हम पढ़ेंगे बाद में। सप्लाई होनी चाहिए। अब सप्लाई क्या है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर है जिसपे हमारा बहुत टाइम जाएगा। 20% मैक्सिमम रेट है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, किस को छोड़कर किस वैल्यू पर लगेगा, एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। तो मैं जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं आपको कहाँ पर ले आया करूँगा, सेक्शन 9 पर। देखो यहाँ लिखा था ना, कलेक्टेड इन सच मैनर एज बी प्रिस्क्राइब्ड, अब वो हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखा था, शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड या लायबल टू बी रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक आदमी नहीं है जिसको 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर वाले को कराना है, बहुत सारा है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है सेकंड मॉड्यूल में। तो मैं वापस तुम्हें कहाँ पर लाया करूँगा, ये देखो 2107 में क्या लिखा था, टैक्सेबल पर्सन। और सेक्शन 9 में अब मेरे को 2-3 सेक्शन याद करा दो बस। सेक्शन 9 किसका है, चार्जिंग सेक्शन। टैक्सेबल पर्सन का 2107। सेक्शन 9 किसका है, टैक्सेबल पर्सन का। अब हम जो मेन सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 7, ये अगर भूल गए तो फिर क्या, हाथ वहीं मर गई है तुम्हारी। सेक्शन 7 किसका, सप्लाई का। क्योंकि जीएसटी किस पर लगेगा, सेल पर या सर्विस पर, सप्लाई पर। जीएसटी किस पर लगेगा, सप्लाई पर। जीएसटी के लिए चार्जिंग इवेंट क्या होना जरूरी है, मैंने कोई चीज़ इधर से इधर रख दी, ये सेल नहीं है बट सप्लाई है, तो जीएसटी लगेगा। बोलो हाँ, अभी बात करते हैं ऐसा कब होगा, लेकिन समझो अभी समझ में आएगी बातें कि जब हम आगे सप्लाई को पढ़ेंगे। मैंने यहाँ से यहाँ रख दी,
इफ दिस इज सप्लाई तब क्या होगा, जीएसटी लगेगा, इवन इट मे नॉट बी अ सेल। ठीक है, तो जीएसटी सेल्स पर नहीं है, व्यापारियों के मन में क्या है, जीएसटी सेल पर लगता है, जीएसटी किस पर लगता है, सप्लाई पर। तो अब हम सप्लाई पर जा रहे हैं, अब हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। अब हम मेन चैप्टर लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी चला है ना। एक बार यार बाद में जोड़ लूँगा, कहीं बीच में स्विच ऑफ हो गया ना। स्टार्ट है क्या? हाँ बच्चों, हम क्या चैप्टर करने स्टार्ट कर रहे हैं अब, चैप्टर 2 सप्लाई का। चैप्टर 2 किस चीज़ का? सप्लाई का। और सप्लाई की डेफिनेशन में क्यों पढ़ रहे हैं पहले बताओ। देखो जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे। जीएसटी किस पे लगेगा? सप्लाई पे। अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 9 में। तो सेक्शन 9 से मैं पूरा आपको क्या करवाऊंगा, लिंक करवाऊंगा। ठीक है। सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई में क्या इंक्लूड है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अंडरलाइन कीजिए वर्ड्स गुड्स को और सर्विसेज को। अगर गुड्स और सर्विस नहीं है तो क्या है? सप्लाई नहीं है। तो हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज गुड्स, व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। और बोथ सच एज का मतलब क्या होता है? ये ही या एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल्स, डिस्पोजल मेड और agreed to be made for a consideration by a person in course or furtherance of business। सप्लाई में क्या आएगा? गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई या दोनों की सप्लाई, चाहे वो सेल के थ्रू हुई हो, चाहे वो ट्रांसफर के थ्रू हुई हो, चाहे बार्टर के थ्रू हुई हो, चाहे एक्सचेंज के थ्रू हुई हो, चाहे लाइसेंस के थ्रू हुई हो, चाहे रेंटल के थ्रू हुई हो, चाहे लीज, डिस्पोजल। ये एग्जाम्पल है सच एज के बाद। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मैं एक एक करके इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं सिर्फ किस लाइन पर हूँ? फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी अलग से डिफाइंड है, लेकिन एक बार आप समझ लो कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो इज इट सप्लाई और नॉट? अगर मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक। मेरी मम्मी ने घर का कबाड़ बेचा, मेरी मम्मी ने कबाड़ बेचा घर का, इज इट सप्लाई और नॉट? नहीं। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? इन कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैंने कोचिंग में सेल मतलब पढ़ाया बच्चों को, तो सप्लाई है या नहीं? यस। इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, फॉर कंसिडरेशन है। बट मैंने कोचिंग में कबाड़ बेचा, जैसे हम आपके टेस्ट लेते हैं फोटोकॉपी और बच गया, वो सप्लाई है या नहीं? यस। क्यों? वो इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, बिजनेस से जुड़ी हुई तो है, भले ही इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मेरा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस वो नहीं है, बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कोचिंग में प्रिंटर खराब हो गया, मैंने बेच दिया, वो सप्लाई है या नहीं? यस। जीएसटी देना पड़ेगा मुझे किसके ऊपर भी? प्रिंटर के ऊपर भी, कबाड़ की सेल के ऊपर भी। कुछ लोग क्या समझते हैं सिर्फ फीस पर ही देने, या मान लो इसका कपड़े का काम है तो कुछ ना कुछ तो स्क्रैप बचता ही होगा, गत्ते के डिब्बे बच गए, कुछ भी बच गए, वो जो बेचे हैं उस पर भी इनको जीएसटी देना होगा। क्यों? इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। इसकी मम्मी घर पे कबाड़ बेचे तो वो कोई इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो साइड में लिखो, घर का कबाड़ बेचना इज नॉट सप्लाई, बट बिजनेस में स्क्रैप सेल इज सप्लाई। लिखो, सेल ऑफ ओल्ड स्क्रैप बाय हाउस होल्ड लेडीज, जरूरी नहीं है लेडीज ही हो, मतलब सेल ऑफ पर्सनल स्क्रैप एट होम इज नॉट सप्लाई। समझ गए ना बात? और बिजनेस स्क्रैप सेल भी क्या है? सप्लाई है। बिजनेस की स्क्रैप सेल भी क्या है? सप्लाई है। मैंने आपको फ्री में पढ़ाया, इज इट सप्लाई और नॉट? देखो कंसीडरेशन में क्या क्या आएगा, सब बातें देखनी पड़ेगी। मैंने आपको पढ़ाया और आपने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, तो क्या कंसीडरेशन है या नहीं? ऐसा नहीं चाहिए, हमें फीस ही चाहिए, लेकिन ठीक है, क्या ये कंसीडरेशन है या नहीं? सब्सक्राइबर तो आप ऐसे बढ़ा दोगे, लेकिन क्या है? कंसीडरेशन है या नहीं? भाई मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट ये हुआ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें मेरे को क्या करना है, सारा डिजिटल वाला पंगा मैनेज करना है, जो मुझे नहीं आता है और मुझे नहीं पता था ऐसे कोरोना आ जाएगा और ये सब हो जाएगा, नहीं तो मैं उस तरफ कभी जीवन में नहीं जाता। ठीक है, वहाँ पर अगर सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? बढ़िया से जचा के गालियाँ निकाल लो। आज गालियाँ निकाल लूँ, तुम ही वायरल कर दोगे वीडियो, देखो सर का वीडियो गालियाँ निकालते हो। तो वहाँ अलग तरीका है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, जो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, समझ रहे हो ना?
तो क्या चीज़, अरे समझो बात को। तो लेकिन मैंने तुम्हें बोला कि मुझे ये सब नहीं आता है, ऑनलाइन अपलोड करना और एडिटिंग करना और ये सब, तो आपने कहा सर हम कर देंगे, हमसे फीस मत लेना। क्या सप्लाई है नहीं? मेरी तरफ से तो है, अब तुम्हारी तरफ से सोचो है या नहीं? बिजनेस है तुम्हारा ये, इसलिए हमें बिजनेस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। मे बी इट इज, मतलब इट इज योर बिजनेस और मे नॉट भी, ठीक है। तो बिजनेस की डेफिनेशन हमें देखनी पड़ेगी। एक बार आप नॉर्मल सेंस में समझ लो, बिजनेस वर्ड भी डिफाइंड है, जिसमें ये देखो इसने अपनी तरफ से, तो तुम्हें दिख नहीं रहे हैं वर्ड, देखो फॉन्ट देखो, कंसीडरेशन का फॉन्ट अलग है या नहीं, पर्सन का फॉन्ट अलग है या नहीं, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का फॉन्ट अलग है या नहीं, ये तीनों वर्ड क्या है? डिफाइंड है। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, और पर्सन का मतलब क्या है। यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ टैक्सेबल पर्सन नहीं लिखा हुआ। तो सप्लाई तो कोई भी कर दे वो है, लेकिन जीएसटी कब देना है? जब वो पर्सन क्या हो, टैक्सेबल पर्सन। मेरे नीचे मैंने एक दुकान खोल ली, मेरा टर्नओवर 5 लाख का है, ठीक है। मेरा टर्नओवर कितने का है? 5 लाख का। मैंने सामान बेचा, ठीक है, मैंने सामान बेचा, इज इट सप्लाई? यस। क्यों? मेरा बिजनेस है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा हूँ मैं, कंसिडरेशन भी ले रहा हूँ, लेकिन जीएसटी क्यों नहीं भरना? क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो जीएसटी भरना सप्लाई होने, मतलब जीएसटी भरने के लिए केवल सप्लाई होना जरूरी है या टैक्सेबल पर्सन होना भी जरूरी है? टैक्सेबल पर्सन होना भी जरूरी है, लेकिन सप्लाई के लिए कोई भी पर्सन हो सकता है। और यहाँ पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं है, कंपनी और सब कवर इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि बिजनेस के कोर्स में हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, दोनों में ही क्या लगेगा? जीएसटी। और कंसीडरेशन होना जरूरी है, और अब गुड्स और सर्विस होना जरूरी है। अगर गुड्स और सर्विस नहीं हुआ तो भी नहीं होगा। अब सचेज एक बार इन वर्ड को और देख लेते हैं। सेल आप समझते हो, तो सप्लाई इज ऑन सेल, जीएसटी इज ऑन सेल और सप्लाई। जीएसटी इज लेविड ऑन सेल और सप्लाई, सप्लाई। अब सप्लाई इंक्लूड्स सेल। और उसके अलावा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे आपसे बात करूंगा बहुत डिटेल में। एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को गुड्स भेजेगी तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते, बट वो किस में कवर होगा? ट्रांसफर में। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ये सप्लाई होगा, लेकिन कभी कभार ये क्या होगा? सप्लाई। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को गुड्स जाना, वो सप्लाई हो सकता है, यस, अगर कंसीडरेशन है तो। इस लैंग्वेज के हिसाब से आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ जगह पर विदाउट कंसीडरेशन भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस लैंग्वेज के हिसाब से अगर एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को कंसीडरेशन लेकर गुड्स ले रही है, ट्रांसफर कर रही है, तो भले ही वो सेल नहीं है, लेकिन वो क्या है? ट्रांसफर है। ब्रांच ट्रांसफर भी क्या हो सकता है? ट्रांसफर का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, अपने आप समझ में आएगा। देखो आगे चिंता मत करो। बार्टर और एक्सचेंज, इसके लिए आप अपने आप से पढ़ लेना, इसमें कोई खास बात है नहीं। वाटर सिस्टम आप समझते हो, एक्सचेंज भी समझते हो। पेज नंबर आओ 2.15 पर। बार्टर और एक्सचेंज मिल रहा है आपको, एग्जाम्पल पढ़ लो सीधा सीधा। ये रटना नहीं है 2.15, बस समझने के लिए, इसको मत रटना। रटना क्या है? सिर्फ सेक्शन 7, वो तुम्हें लैंग्वेज से याद होना चाहिए। ये आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार आओ पेज नंबर, चलो एक बार पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे आपका स्टडी मेट बना हुआ है। और इससे बेटर बुक कोई बन नहीं सकती है। कलर वलर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इससे अच्छी किताब बन नहीं सकती। बार्टर पर आओ, एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज पढ़ो नीचे। एग्जाम्पल, व्हेन अ न्यू कार वर्थ ₹5 lakhs इज परचेज इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार अलॉन्ग विद द मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 lakhs पेड फॉर द सेड परचेज। एक्सचेंज का मतलब क्या? आपने सुना होगा कि आप शोरूम में अपनी पुरानी कार दे दो और नई ले लो, कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कुछ पैसा इन्वॉल्व है, कुछ क्या है? पैसा। और बार्टर का मतलब क्या है? चाहे गुड्स गुड्स है, चाहे गुड्स सर्विस है, चाहे सर्विस गुड्स है, बट पैसा इन्वॉल्व नहीं है। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मुझे कपड़ा दे दिया, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, तो वो क्या है? एक्सचेंज। मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने मेरे क्या कर दिया? डिजिटल कंटेंट बना दिया, तो वो क्या है? पहले एक्सचेंज बोल दिया क्या मैंने? पहले वो मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे कपड़ा दे दिया, इज दिस एक्सचेंज और बार्टर? बार्टर। मैंने एक्सचेंज बोल दिया था क्या? अगर देखो अब मैं वापस से बोलता हूँ, पुरानी बात को खत्म करो, ठीक है। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे कपड़ा दे दिया, इज इट एक्सचेंज और बार्टर? बार्टर, क्योंकि नो मॉनेटरी अमाउंट इज इन्वॉल्व। मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे डिजिटल मार्केटिंग करके दे दी, क्या है? बार्टर। क्यों? बोलो। मॉनेटरी कंसीडरेशन है नहीं इसमें। पहले और इसमें फर्क क्या है? पुराना गुड्स और सर्विस था, तुमने कपड़ा दिया गुड्स, मैंने सर्विस दी, इसमें दोनों ही क्या है? सर्विस। सर्विस दोनों गुड्स के भी हो सकते हैं। मैंने तुम्हें कपड़ा मतलब कोई सामान और फर्नीचर दे दिया, तुमने मुझे कपड़ा दे दिया। तो बार्टर का मतलब क्या है?
चीज़ के बदले में चीज़। एक्सचेंज का मतलब सम कैश इज इन्वॉल्व। अब देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप मेरे सामने होते तो मेरी ऐसे कर देते। डॉक्टर प्रोवाइड्स मेडिकल कंसल्टेंसी एंड बार्बर कट्स डॉक्टर हेयर। ठीक है, तो डॉक्टर के बाल काट दिए किसने? नाई ने, और नाई ने क्या कर दिया? उसको मेडिकल सर्विस दे दी। ठीक है, हेयर द डॉक्टर हैज प्रोवाइडेड द मेडिकल कंसल्टेंसी, और दोनों को जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्या है? इन कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, दोनों को क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। ठीक है, तो अभी कैसे लगेगा? वैल्यू कैसे आएगी? सर इसमें पैसा तो हुआ ही नहीं इधर से उधर, वैल्यू कैसे आएगी? तो वैल्यू तो सेक्शन 15 से आएगी। अभी मैं कैसे बता दूं? वैल्यू तो किससे आएगी? सेक्शन 15 से। और डॉक्टर की भी बहुत सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो हमें बाद में ये देखना पड़ेगा कि क्या लेना चाहिए या नहीं। अभी देखो एक चीज और बता देता हूं मैं। पहले तो हम लेवी डिसाइड कर रहे हैं, डॉक्टर ने सर्विस दी, क्या जीएसटी लगेगा या नहीं? एज पर सप्लाई, सप्लाई तो है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखा हुआ है। डॉक्टर जब किसी का इलाज करता है तो क्या होता है? सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, फॉर कंसिडरेशन होती है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस होती है। तो सब बातें क्या है? पूरी हो रही है। तो डॉक्टर ने भी सप्लाई की, डॉक्टर का टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस पर लगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अगर मेडिकल सर्विस पर जीएसटी लग गया तो डॉक्टर्स किससे? कस्टमर या अपने जो है क्लाइंट्स, उनसे क्या लेंगे? पेशेंट से। अपना पैसा तो लेंगे प्लस जीएसटी और लेंगे, और इससे मेडिकल सर्विसेज क्या हो जाएगी? महंगे। भाई डॉक्टर को अपनी जेब से थोड़ी भरना है, डॉक्टर को तो अब मुझ पर जीएसटी लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुमसे लेके देना। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हम समझेंगे कि उसमें गुड्स भी आएगा, सर्विस भी आएगा। टर्नओवर जो मैंने बोला वर्ड, उसमें गुड्स भी आएगा। देखो यहाँ ऐसा मत करना कि इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो डॉक्टर का तो प्रोफेशन है, बिजनेस में प्रोफेशन भी इंक्लूड होगा। और जब मैं टर्नओवर बोलूँ तो उसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर मतलब मेरा भी क्या निकलेगा? टर्नओवर ही निकलेगा। ऐसे में समझना मैं गुड्स नहीं देता तो मेरा टर्नओवर नहीं निकले। ठीक है, पक्का? तो लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या नहीं? देखो इतनी रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से लोगों ने कि सैनिटाइजर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मास्क को छोड़ दो, लेकिन उन पर भी क्या लगाए रखा? जीएसटी। तो एसेंशियल चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और छोड़ा भी है गवर्नमेंट ने। खाने पीने की ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है? ये रुक जाता है क्या? खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है? एग्जेम्प्ट की हुई है। बहुत सारी चीज़ें, इवन पापड़ एग्जेम्प्ट है। तुम में से बहुत सारे बच्चों का बीकानेर में किसका बिजनेस होता है? पापड़ का। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है? वो चार्ज है, ऐसा नहीं है कि वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई भी है, टैक्सेबल, मतलब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर जीएसटी लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि वो सप्लाई है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन रेट ही अगर खत्म कर दोगे तो क्या होगा? एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%। तो बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट की हुई है जो हम अलग से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वो बाद में हम देखेंगे कि डॉक्टर की सर्विस पर आगे क्या है, बहुत सारी एग्जामिशंस होगी। इसके ऊपर फिर से पूरा एक चैप्टर है। तो आप ये नहीं बोलोगे सप्लाई नहीं है, सप्लाई है, बट फॉर द टाइमिंग एग्जेम्प्ट है, जिसको हटाकर वापस क्या किया जा सकता है? टैक्सेबल। अभी परसों चौथी ये क्या आई है? एक रूलिंग आई है जिसमें लिखा है कि पराठे पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो रोटी अलग चीज़ है और पराठा अलग चीज़ है। वो जब आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी, ऐसे जल्दी से समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पराठे पर क्या लगेगा? टैक्स। परसों चौथी एक रूलिंग आई, अभी नहीं समझ आ सकती। ठीक है, अभी नहीं समझ आ सकती, तुम्हें बाद में अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो समझ में। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ एक्सचेंज और बार्टर का मतलब समझ में आ गया? तो उन वर्ड्स पर आओ, सच एज सेल ट्रांसफर, सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज समझ में आ गया? लाइसेंस मतलब मैंने एक सिनेमा चलाने का क्या लिया? लाइसेंस। उस लाइसेंस पर भी जीएसटी लगेगा, अनलेस नॉट एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इस लैंग्वेज के हिसाब से वो भी क्या है? सप्लाई। ठेका चलाने के लिए लाइसेंस दिया और लाइसेंस फीस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। तो बहुत सारी चीज़ों के, जैसे मैंने आपसे आपकी फ्रेंचाइजी ली तो आपने मुझे लाइसेंस टू यूज योर नेम दिया, तो उस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। जैसे मैं बीकानेर में डोमिनोज की क्या लेता हूँ? फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी फीस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। ठीक है, लाइसेंस क्लियर? ठीक है, उसके बाद रेंटल आप समझते हो, रेंट को तो क्या समझाऊं? लीज और रेंटल में क्या फर्क है? लीज में एक पीरियड डिफाइंड होता है कि इस पीरियड से पहले ना मैं छोड़ूंगा ना वो मुझे निकालेगा। जैसे हमारी कोचिंग है तो 3 साल की लीज एग्रीमेंट बनता है मेरा उसके साथ। 3 साल के अंदर किराया वो पहले फिक्स कर देता है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। अब चाहे कोरोना हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मैं उसको छोड़ नहीं सकता, मुझे किराए देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा 3 साल का क्या है? लीज एग्रीमेंट है। मेरा 3 साल का लीज एग्रीमेंट है। और अगर उसको कोई ज़्यादा किराया देकर आ जाए, अगर उसको कौन आ जाए?
ज़्यादा किराया देकर आ जाए तो भी 3 साल तक मुझे नहीं हटा सकता। मुझे क्या सेफ्टी रहती है इसमें 3 साल से? मुझे निकाल नहीं सकता। मेरी कोचिंग ठीक चल रही है और बच्चे आ रहे हैं और वो जगह बदलनी पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, तो वो निकाल सकता है। और उसको क्या सेफ्टी रहती है कि 3 साल किराए तो आएंगे, और मुझे और उसको। और अगर हम, जैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहते होंगे, अगले महीने छोड़ दो, सामान उठाओ, किराया देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है? रेंटल। वो क्या है? रेंटल। तो बड़े बिजनेस, अब मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बिजनेस जनरली कैसे होते हैं? लीज पर लेकर या रेंटल पर लेकर? लीज पर। लीज में एक पीरियड डिफाइंड होता है, और बड़े बड़े बिजनेस में तो क्या क्या होता है, 20-20 सालों के लिए क्या बना देते हैं? लीज एग्रीमेंट। कि वेयर हाउस ले लिया, रिलायंस फ्रेश ने जगह ले ली रानी बाजार में, तो अब उसने पूरा सारा चेंज कर दिया, जगह लेके उसके अंदर सारा फर्नीचर लगाया, और अगले दिन गया रिलायंस रेंज, मान लो, मुझे नहीं पता किराए की जगह पर है, इतना सारा उसने क्या कर दिया, 3 फ्लोर में मॉडिफिकेशन किया, वो कहता है साल बाद छोड़ो। तो ऐसे नहीं होगा ना, लीज एग्रीमेंट्स करेंगे। तो लीज एग्रीमेंट्स पर भी क्या है? सप्लाई तो है। जीएसटी लगेगा या नहीं, हम बाद में बात करते रहेंगे। जैसे किराए पर टैक्स लगेगा या नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपके ऊपर, किराए पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? देखो मैं एक रफ बात कर रहा हूँ, लो जब आएगा तब आएगा, अब हम आगे आगे पढ़ेंगे। किराए पर लगना चाहिए या नहीं? चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, 3 बेसिक नेसेसिटी, बचपन से हमें डायलॉग सुनाया गया। तो बस एग्जैक्टली यही लिखेगा, लो आगे जाकर रहने की जगह पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई है, यस है, आगे एग्जम्पशन होगी। सप्लाई तो है लेकिन आगे क्या होगी? एग्जम्पशन। एक बार आज देखो ऐसे ही चलेगा ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि हमें इतना बड़ा लो क्या पढ़ रहे हैं, हर सेल पर जीएसटी लेना है, बस आगे जमा करना नहीं। एक चैप्टर आएगा एग्जम्पशन का, पेज नंबर 4.1 पर आओ, 4.1 पे एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो तुम्हें लगेगा कि सप्लाई में कवर होगी, लेकिन उन पर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा। बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसा लगेगा सप्लाई में कवर होगी, लेकिन उन पर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? सप्लाई भी है, टैक्सेबल पर्सन भी है, लेकिन एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि किराए पर टैक्स नहीं लगेगा, बट किस किराए पर? कोचिंग के किराए पर जीएसटी लगता है मेरे, किस पर नहीं लगता? घर जिसमें रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए जो घर यूज होते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगता। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? सप्लाई है या नहीं। सप्लाई हो जाने से ही जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल पर्सन की होनी चाहिए, एग्जेम्पशन में कवर नहीं होनी चाहिए, तब जाकर क्या लगेगा? जीएसटी। पक्का? अरे बोलो। तो किराए पर रहना इज सप्लाई, लीज पर लेना इज सप्लाई। ठीक है, अब बाद में हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा एग्जेम्पशन में कवर हो गया, कौन सा नहीं। अभी तो आप सप्लाई पर आ जाओ वापस से, पेज नंबर 2.8। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। लीज तक पढ़ लिया हमने। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? फाइनली एज अ स्क्रैप बेचना। जैसे मेरी कोचिंग में एक एसी खराब हो गया, बढ़िया एसी है लेकिन एक आधा खराब हो गया, तो उसको हमने क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। तो अगर जो पैसा मिलेगा उस पर जीएसटी लगेगा। सर ये आपका बिजनेस नहीं है, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है। तो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि वेस्ट की तरह से बेचना। डिस्पोज करना मतलब वेस्ट की तरह से बेचना। ठीक। और जो गुड्स बेचते हैं वो वेस्ट की तरह से बेचते हैं नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। तो अब आप मेरे को बिल्कुल अक्षर वाइज अक्षर याद करेंगे, मैं क्लास जैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, भले तुम 3 नहीं हो, पहले तो मैं फटाफट कराता रहता, सिलेबस होता रहे। सुनो, क्यों? क्योंकि ये 40 नंबर बिल्कुल क्या है? रटने के हैं, लड़कियों के भी आ जाएंगे क्योंकि ये रटने का है। ठीक है, केस स्टडी बन के आएगा, क्या बताओ ये सप्लाई है या नहीं, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? एज पर सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड्स ये और ये इस जगह पर कवर होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं उल्टा सीधा अनशेंट कुछ भी बोलूँगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरे घर पे जागरण है, मैंने पुजारी जी को बुलाया और वो जागरण वाली वो मंडली आएगी और वो नाचेगी रात भर। मैं वो नाचते ही है ना, डांस ही तो करते हैं, वो नहीं करते डांस। और वो जागरण वाले तो वो जीएसटी लेंगे या नहीं? जीएसटी लेंगे या नहीं? छोड़ो, सप्लाई है या नहीं? सप्लाई है या नहीं? मैं उनको पैसा दे रहा हूँ, उनका बिजनेस है, सब कुछ है, कंसीडरेशन पर है, बिजनेस है, तो वो सप्लाई तो है। जीएसटी लगेगा या नहीं? बात की बात है। सप्लाई है या नहीं? है। क्यों है? उनका तो बिजनेस ही है, ये तो उनका तो काम ही है, पैसा दे रहा हूँ मैं उनको, तो फिर क्या है? क्यों? किस चीज़ का? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सर्विस।
तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि सप्लाई है। अब जीएसटी लगेगा या नहीं, अगर एग्जेम्पशन में नहीं है तो क्या है, आप समझ सकते हो कोई भी सरकार इस पर जीएसटी लगा नहीं सकती, तो किस में टिका देंगे, एग्जेम्पशन में, चैप्टर 5 में। कोई भी सरकार त्रिशूल डाल देते हैं, पता है, समझ रहे हो ना, इस चीज़ पर कोई भी सरकार क्या नहीं लगा सकती, जीएसटी। देखो सप्लाई तो है, मेरा बच्चा हुआ तब कौन आया, पुजारी आया, मेरा बच्चा हुआ तब पुजारी आया, उसने नाम निकाला, फ्री में वो नहीं आया। पैदा होने पर पुजारी आता है, मरने पर पुजारी आता है, जो भी अपने अपने धर्म के हिसाब से, कोई मौलाना आते हैं, मरने पर भी आते हैं। पैदा होने पर ना तो हमारी पैदा नहीं हो सकती, मतलब पैदा होने के बाद पहले उससे चलना पड़ेगा, मर जाएंगे तो वो सेटलमेंट करेगा। तो इन सब पर क्या होगा, सप्लाई तो है ना, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। ये सप्लाई तो है बट क्या नहीं है, टैक्सेबल क्यों नहीं होगी, ये एग्जेम्पशन में डाल दी जाएगी। आपको पता लग रहा है उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं सप्लाई का। तो अब आप क्या आता है कि ये बताओ इस पर टैक्स लगेगा या नहीं, तो आप पहले बोलोगे ये सप्लाई है, फिर आप एग्जेम्पशन में बोलोगे इस वजह से ये क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो अभी एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताना, विराट कोहली के बैट पर एमआरएफ लिखा होता है, सप्लाई है या नहीं है। विराट कोहली के बैट पर एमआरएफ लिखा होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो ऐड कर रहे हैं एमआरएफ की, ठीक है। तो वो क्या है, बिजनेस का डेफिनेशन हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी विराट कोहली का बिजनेस है, ये भी विराट कोहली का बिजनेस है। आप कहोगे कि ये उसका बिजनेस थोड़ी, ये खेलना है उसका बिजनेस। बिजनेस की जब डेफिनेशन बताऊंगा तो ये सप्लाई है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना। तो आप क्या बताओ अब मेरे को, सप्लाई की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करो, और इतना डिस्कशन किए बगैर आराम से हो जाती। कैसे लिखा हुआ है, सप्लाई मीन्स या इंक्लूड्स, इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी आपको याद रहेगा जैसे मैं इसको मतलब एक्सप्लेन करूंगा, गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, सच एज, अब इसको दो के सेट बनाना, सेल ट्रांसफर एक जैसे से, बार्टर एक्सचेंज एक जैसे हैं, लीज रेंटल्स एक जैसे से, और क्या रहेगा, लाइसेंस और डिस्पोजल तो लास्ट है, वो तो याद रहेगा, डिस्पोज करना तो लास्ट, तो लाइसेंस ही तो आपको याद रखना है। क्या क्या एक जैसे से, सेल ट्रांसफर एक जैसे से, दूसरा बार्टर एक्सचेंज एक जैसे से, और लीज रेंटल्स एक जैसे से, लाइसेंस आपको याद रखना है, डिस्पोजल लास्ट है, ठीक है। अब मेड और एग्रीड टू बी मेड, एग्रीड टू बी मेड को अंडरलाइन करके लिखो, इवन एडवांस रिसीव्ड इज सप्लाई। एग्रीड टू बी मेड को अंडरलाइन करके लिखो, इवन एडवांस रिसीव्ड इज सप्लाई। इवन एडवांस रिसीव्ड इज सप्लाई। एग्री टू बी मेड का मतलब क्या है, मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट हुआ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पैसे तुमसे पहले दिन रखवा लिए मैंने, पैसे तुमसे मैंने पहले दिन रखवा लिए, पढ़ाऊंगा मैं, तो सप्लाई होगी या एग्री टू बी मेड है। तो एडवांस पर भी, एडवांस भी क्या है, सप्लाई है। अब टैक्स कब लेंगे, कैसे लेंगे, वो हम इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब पढ़ा था ना सेक्शन 9 में, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन एडवांस मिलना भी क्या है, सप्लाई, क्योंकि सप्लाई का मतलब सेल मेड या सेल एग्री टू बी मेड, समझ रहे हो ना, कि सर्विस एग्री टू बी मेड भी क्या है, सप्लाई। तो आप पहले दिन आए, आपने मुझे एडवांस दे दिया, हमारा रूल ही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कि हम पहले फीस लेंगे बाद में पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, सर्विस दे दी या सर्विस एग्री टू बी मेड। तो अब मैं कभी आगे जाकर बोलूं कि एडवांस पर जीएसटी देना पड़ेगा, और आप मेरे को पहली बात तो आपको पूछोगे ही नहीं, आपको यहाँ देना पड़ेगा, बात खत्म। लेकिन आपको पूछना चाहिए कि ये सप्लाई नहीं है तो कैसे होगा, तो मैं बोलूँगा ये सप्लाई है, क्योंकि वहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ था, एग्री टू बी मेड। अब मैं तुम्हें 2 मिनट में बताता हूँ इस बुक की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था कि इससे अच्छा नहीं लिखा जा सकता, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद फॉर अ कंसिडरेशन, एग्री टू बी मेड के बाद क्या है, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये याद होगी, इतना पैरा याद हो गया ना तुम्हें, और ये ऐसे याद होना चाहिए, तुम्हें ऐसे रट के नहीं चापना है। तुम्हें केस स्टडी आएगा कि डॉक्टर ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, बताओ सप्लाई है या नहीं है, तो क्या होगा, तो बोलोगे सप्लाई है, बिकॉज एज पर सेक्शन 7 सप्लाई का मतलब ये है। तो लिखना पड़ेगा आंसर में तुम्हें, क्यों, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ जाएगा सप्लाई है, लेकिन ग्राउंड क्या दोगे, एज पर सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन ये है, तो वहाँ लिखनी तो पड़ेगी, इसलिए मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बार एक बार इसकी बुक का पैटर्न देखो, 2.8 स्टैट्यूटरी प्रोविजन, 2.10 पर आओ। यहां पर इसने क्या स्टार्ट किया, एनालिसिस, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई को समझाना शुरू किया। जो मैं समझा रहा हूं वो उसने लिखा हुआ है। इनकम टैक्स कैसे लिखा हुआ है, एनालिसिस जैसे लिखा हुआ है, लॉ की लैंग्वेज लिखी नहीं। इनकम टैक्स की किताब तुम्हारी कैसे लिखी हुई है,
ऐसे समझाने के फॉर्म में ही लिखी हुई है, लॉ की लैंग्वेज लिखी नहीं। यहाँ ये एग्जैक्टली कोमा तक जो लगा हुआ है ना, वो कहाँ लगा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है। तो पहले ये क्या लिखता है, जो लॉ की लैंग्वेज है, फिर उसका क्या करता है ये एनालिसिस। अब ये सारा का सारा एनालिसिस ही चलता है इसका, कहाँ तक पता है। अब वो ताज्जुब होगा कि इतना कुछ समझाया हुआ है इसने, आपको जरूरत ही नहीं है किसी कोचिंग की कोई चीज़ की। मैं तुम्हें बताता हूँ सेक्शन 8 कहाँ स्टार्ट होता है। पेज नंबर 2.47 पर आओ, बिल्कुल बॉटम पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 8 स्टार्ट हो रहा है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। इससे पहले सिर्फ ये किसका एनालाइज कर रहा है, सप्लाई की डेफिनेशन, और वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसने खुद ही लॉ लिखा, खुद ही समझाया, खुद ही समरी बनाई, खुद ही क्या बनाई समरी। जो हम तुम्हें नोट्स देते हैं वो भी इसने खुद ही बनाए। बताऊं कहां पर बनाई समरी, लेट अस रिकैप्चुलेट, कहां पर है, पेज नंबर 2.53। नीचे क्या लिखा है, लेट अस रिकैप्चुलेट। यहां पर इसने सारी क्या बनाई है, समरी। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगले पेज पर देखो, मस्ट चार्ट बना रखे इसने सप्लाई। 2.54 पर आओ, 2.54 पर बिल्कुल बॉटम पे देखो, सप्लाई फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगले पेज पर आओ, सप्लाई में क्या है, कंसीडरेशन होना चाहिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस। 2 अभी हमने समझानी है। तो इसने खुद ही क्या किया हुआ है, सेक्शन लिखा, फिर खुद ही समझाया, खुद ही क्या है, समरी बना दी, ठीक है। लेकिन इस बुक की तारीफ कोई क्यों नहीं करेगा, फिर हमारी कौन करेगा, समझ रहे हो। हम जो कलरफुल पन्ने देते हैं उनकी कौन करेगा, फिर दूसरों की हम करने लग जाएंगे, तो इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारी करने से। लेकिन ये बुक सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छे तरह से क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। काश ऐसी किसकी होती, इनकम टैक्स की होती। बहुत इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई समरी है, समरी थोड़ी बहुत है, तो आधे से ज़्यादा मिस किया हुआ है। हर चैप्टर के एंड में उसने थोड़ा सा बनाया तो हुआ है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, और इसमें इतना अच्छे से समझाया हुआ है। अब आओ वापस 2.8 पेज पे, ये डेफिनेशन कल याद होनी चाहिए आपको सप्लाई की। अब इसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स की डेफिनेशन पर आओ, पेज नंबर 2.13 पर आओ, 2.13। गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए, तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखो। गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल को अंडरलाइन करिए, मूवेबल को अंडरलाइन करिए। बताओ बच्चों, मूवेबल इसने बताओ अपनी तरफ से सोफा भी बनाया है, तुम गौर नहीं करते, इन्होंने मेहनत की है बेचारे। मूवेबल का मतलब क्या होता है, सोफा उठा के रख रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह। मेरे पास एक स्टूडेंट थी पहले, उसने कहा कि सोफा मूवेबल नहीं होता, बताओ क्या कर सकते। बहुत ग्रुप फर्स्ट टाइम में पास होगी, लेकिन वो इंटेलिजेंट थी, लेकिन पता नहीं जच गई एक दिन। अब सुनो, लेकिन जच गई, इंटेलिजेंट थी, ऐसा नहीं है कि वो नालायक थी, लेकिन पता नहीं उसके क्या जच गई। सोफा उसके घर का हिला के देखा होगा, हिला नहीं हो, लेकिन सोफा मूवेबल, सोफा मूवेबल है या नहीं, बोलो। सोफा क्या है, मूवेबल है, ये इसने बनाया है। ए टू जेड मूवेबल थिंग्स आर गुड्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इमूवेबल बेची, मैंने घर बेचा, इज इट सप्लाई और नॉट? क्यों? सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स ही नहीं है तो बात करो, बोलो। तो इमूवेबल पर अभी भी जीएसटी नहीं लगता, बहुत सारी कंट्रीज में लगता है, इंडिया में नहीं लगता। अगेन इशू क्या था, स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की थी। स्टैंप ड्यूटी किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। स्टैंप ड्यूटी किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इमूवेबल पर टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है। इमूवेबल ट्रांसफर करने पर क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी। और जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो आधा किसका हो जाएगा, सेंटर का। तो स्टैंप ड्यूटी किसके पास है आज भी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो गुड्स के ऊपर क्यों नहीं लगता, सॉरी इमूवेबल के ऊपर क्यों नहीं लगता, क्योंकि सप्लाई के लिए गुड्स होना जरूरी है। और गुड्स की डेफिनेशन सिर्फ क्या लिखी हुई है, मूवेबल। एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स को एक बार छोड़ दो, इसको मैं अलग से जब एक शेड्यूल 3 करेंगे उसके साथ एट लेंथ डिस्कस करूंगा, एक बार इसको छोड़ दो। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, मतलब अलग कर देंगे, बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये आपने पढ़ा हुआ होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में,
लैंड पर क्रॉप्स खड़ी है, मैंने तुमसे बेचने का एग्रीमेंट कर लिया और मैं बोला काट कर दूंगा तुम्हें, तो ये सप्लाई है या नहीं है? क्योंकि अभी वो इमूवेबल है, उसके साथ जुड़ी हुई है, तो लेकिन क्या है, क्रॉप्स अगर मैं काट कर सीवियर मतलब अलग करके दूंगा तो वो क्या है, सप्लाई है। वो क्या है, सप्लाई। क्योंकि गुड्स है तो फिर क्या है, बाकी पैरामीटर्स पूरे हो गए, कंसीडरेशन है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर वो क्या है, सप्लाई। गुड्स तो है, ठीक है। और मैंने लैंड ही बेचनी है आपका, उसके ऊपर कुछ बना हुआ है जैसे क्रॉप्स है, और मैंने बेचनी लैंड ही थी तो साथ में क्रॉप्स तो बेच दी मैंने कि ठीक है, तो तब वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि वो एग्री टू बी सीवियर नहीं है। फिर वो तो मैंने कैसे किया, अलग करके बेचने का, या मुझे जमीन बेचनी थी, भाई आपको जमीन में इंटरेस्ट है, मेरा ऊपर घर खड़ा हुआ है, तो आप ले गए तो क्या होगा, इमूवेबल का ये गुड्स नहीं है। सिमिलरली मेरे ऊपर फसल खड़ी हुई है और मैं कहा ठीक है फसल का भी पैसा दे दो और तुम ही ले जाओ, तब वो मैंने फसल नहीं बेची, क्योंकि मैंने अलग करके बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं आता, वैसे भी ये तुमने किस में पढ़ा हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ठीक है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स। अब बताओ इसका मतलब क्या हो, क्या इमूवेबल गुड्स है, सर्विस है या नहीं? क्या इमूवेबल सर्विस है या नहीं? मैं तो आपके माइंड में डाल दिया कि इमूवेबल पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन एनीथिंग अदर देन गुड्स मतलब जो गुड्स नहीं है, गुड्स का मतलब जो मूवेबल है, तो इमूवेबल क्या है, सर्विस है। बोलो, तो क्या इमूवेबल की सेल पर जीएसटी लगना चाहिए उसको सर्विस मानकर? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जो गुड्स नहीं वो सर्विस। क्या मस्त बात लिखी है कि हमें जीएसटी तो चाहिए ही चाहिए, सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या गुड्स की या सर्विस की? गुड्स में यह आएगा, जो नहीं वो बाकी सर्विस। तो सर ये सीधा ही कह देते जीएसटी चाहिए ही चाहिए, बात खत्म। क्या लिखा कि या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, गुड्स में यह आता है और जो गुड्स नहीं है वो सब सर्विस है, तो जीएसटी चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब तो यही होगा जीएसटी चाहिए ही चाहिए। तो फिर अलग अलग क्यों करते हैं? देखो गुड्स की रेट अलग होती है, सर्विस की रेट अलग होती है, तो वो बताना पड़ेगा आगे कि ये गुड्स है या सर्विस। लेकिन सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन मूवेबल, एनीथिंग अदर देन मूवेबल, इट मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल, तो इट मीन्स इमूवेबल इज ऑल्सो सर्विस। हजम हो रही है क्या बात? मैंने घर बेचा, मैं कह रहा हूँ मैंने सर्विस दे दी, इसको पढ़ के तो यही लग रहा है, और जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इमूवेबल पर जीएसटी लगता ही नहीं है। आज तो ये डाउट रहेगा, आज क्या, या शायद एक क्लास के बाद क्लियर होगा। देखो आप तो नहीं सोच रहे थे ना, मेरा डाउट है, मैं अपने आप से क्लियर कर दूँ। एक क्लास के बाद, मतलब इसके बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद में डाउट क्लियर होगा कि इमूवेबल पर क्यों जीएसटी नहीं लगता। इस लैंग्वेज को पढ़कर तो क्या लग रहा है, इस लैंग्वेज को पढ़कर क्या लग रहा है, इमूवेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्यों? क्योंकि गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल बेचना, और सर्विस का मतलब क्या है, अदर देन मूवेबल। अब बताओ इसमें और क्या छोड़ा हुआ है, एक्सक्लूड्स, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो क्या हो, गुड्स हो, दोनों में ये एक्सक्लूड रहेगा। क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। क्या इंक्लूड एक्सक्लूड रहेगा? मनी एंड सिक्योरिटीज। अब ध्यान से एक बार मुझे पैसे दो, रुपए दो, ये दोनों चीजें दे दो, मोबाइल भी रुपए भी। इस बच्चे से मैंने मोबाइल लिया, इस बच्चे से मैंने मोबाइल लिया, और बदले में क्या दिया, ये मैंने कड़ा दे दिया, ठीक है। मोबाइल लिया और कड़ा दे दिया, दिख रहा है क्या मोबाइल और कड़ा, उसमें मोबाइल लिया और कड़ा दे दिया, ठीक। सप्लाई है या नहीं? एक्सचेंज ही सप्लाई। एक्सचेंज भी तो क्या है, बार्टर एक्सचेंज जो भी है वो, सॉरी बार्टर ही बोलेंगे इसको, सॉरी, लेकिन ये क्या है, वैसे एक्सचेंज ही होगा। ये मोबाइल के बदले कड़ा कौन